मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ और किस्मत इस बार इंग्लैंड ए के कप्तान जेम्स र्यू के साथ थी। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये एक दिलचस्प फैसला था क्योंकि पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग रही थी और इंग्लिश गेंदबाज इसका फायदा उठाना चाहते थे। इंडिया ए की तरफ से ओपनिंग करने उतरे दो बेहतरीन बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों ही खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित कर चुके हैं और इस मैच में भी फैंस को इनसे बड़ी उम्मीदें थीं। राहुल की वापसी इस फॉर्मेट में लंबे समय बाद हो रही थी और उनके हर शॉट को देखने के लिए फैंस बेताब थे। जायसवाल ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने कुछ शानदार कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट ड्राइव्स खेलकर ये बता दिया कि वो अच्छी लय में हैं। दूसरी ओर राहुल ने भी सधी हुई शुरुआत की और एक छोर को मजबूती से थामे रखा। दोनों के बीच 28 रनों की साझेदारी बन चुकी थी और लग रहा था कि इंडिया ए को एक ठोस शुरुआत मिल रही है। लेकिन तभी मैच में पहला ट्विस्ट आया। 7वां ओवर डालने आए क्रिस वॉक्स, इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज। उन्होंने एक शानदार इनस्विंगर डाली जो सीधा जाकर जायसवाल के पैड्स पर लगी और अंपायर ने वक्त गवाए उंगली उठा दी। जायसवाल ने 26 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 2 खूबसूरत चौके भी शामिल थे। आउट होने के बाद वो थोड़े निराश नजर आए क्योंकि वो सेट हो चुके थे और बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन। एक ऐसी पिच पर जहां गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, कप्तान की भूमिका बेहद अहम होती है। अभिमन्यु ने आते ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और केएल राहुल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कुछ खूबसूरत ड्राइव्स खेले और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी रही। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। स्कोर बोर्ड पर जब 40 रन थे, तब वॉक्स ने एक और करिश्माई गेंद डाली जो सीधा स्टंप्स में जा घुसी। ईश्वरन बोल्ड हो गए। उन्होंने 13 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें 2 चौके भी शामिल थे। इंडिया ए के लिए यह थोड़ा चिंताजनक पल था क्योंकि जल्दी जल्दी 2 विकेट गिरने से दबाव बन गया था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि केएल राहुल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, पूरे संयम के साथ, पूरी क्लास के साथ। वो एक छोर से टीम को संभाले हुए थे। उनकी तकनीक, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन शानदार नजर आ रहा था। इसी बीच उन्हें जो साथ मिला वो था करुण नायर का। करुण नायर वही खिलाड़ी जिन्होंने पिछले ही मैच में दोहरा शतक ठोककर सबको चौंका दिया था। करुण जब क्रीज पर आए तो इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें जल्दी आउट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नायर ने बहुत धैर्य और समझदारी से शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत में गेंदों को समझा, खेले हुए गेंदों को डिफेंस किया और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। केएल राहुल और करुण नायर के बीच साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। राहुल लगातार रन बनाते रहे, कभी ड्राइव, कभी पुल, तो कभी लेट कट से दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं करुण नायर ने भी एक छोर से अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और गेंदबाजों को थकाना शुरू किया। इंग्लैंड ए के गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल और नायर की जोड़ी ने उन्हें खास सफलता नहीं दी। लंच तक इंडिया ए का स्कोर 2 विकेट पर 75 रन था और राहुल अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। पहले सत्र में शुरुआती झटकों के बाद टीम इंडिया ए को जिस स्थिरता की जरूरत थी, वो केएल राहुल और करुण नायर की जोड़ी ने बखूबी दी। लंच के बाद जब खिलाड़ी दूसरे सत्र के लिए मैदान में लौटे, तब माहौल में हल्का दबाव था, लेकिन साथ ही दर्शकों को उम्मीद भी थी कि ये साझेदारी अब एक बड़े स्कोर में तब्दील होगी। लंच तक केएल राहुल पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, शॉट सिलेक्शन और गेंदबाजों के खिलाफ धैर्य इस बात का संकेत दे रहा था कि वो लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। वहीं दूसरी छोर पर करुण नायर भी लय में दिख रहे थे। उन्होंने सुबह की घातक परिस्थितियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था और अब उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। दूसरे सत्र की शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने बेहद संयम के साथ खेलना जारी रखा। उन्होंने सिंगल्स पर ध्यान दिया, गेंद को अच्छे से पढ़ा और फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज भी आने लगी। दोनों के बीच तालमेल बेहद जबरदस्त था। रनिंग बिटवीन द विकेट्स तेज और स्मार्ट थी। हर रन मानो एक कहानी कह रहा था कि कैसे 2 अनुभवी बल्लेबाज मिलकर टीम को मुश्किल से निकालकर मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं। इस सत्र में दर्शकों को सबसे ज्यादा जो आनंद आया वो था केएल राहुल की क्लासिक बल्लेबाजी। कभी मिड ऑफ के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव, तो कभी मिड विकेट की ओर खूबसूरत फ्लिक शॉट। राहुल का हर स्ट्रोक एक तस्वीर की तरह खूबसूरत था। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से गेंदबाजों को परखा और फिर जरूरत के मुताबिक अटैक किया। करुण नायर ने भी इस सत्र में राहुल को बखूबी सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी तकनीक का कमाल दिखाते हुए ऑफ साइड पर कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए। दोनों के बीच साझेदारी ने न केवल स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया
बनाया बल्कि इंग्लैंड ए के गेंदबाजों को भी थोड़ा बैकफुट पर धकेल दिया। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, केएल राहुल का अर्धशतक। उन्होंने जैसे ही अपना 50 पूरा किया, दर्शकों की तालियों से मैदान गूंज उठा। उनके इस 50 के पीछे सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि वो संघर्ष, अनुशासन और क्लास था जो हर टेस्ट बल्लेबाज की पहचान होती है। राहुल ने अपनी पारी को बेहद संजीदगी और समझदारी के साथ आगे बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही चीजें इंडिया ए के पक्ष में जाती दिखीं, क्रिस वॉक्स ने फिर से अपना अनुभव दिखाया। वो गेंदबाज जो पहले ही 2 विकेट झटक चुके थे, एक बार फिर टीम को सफलता दिलाने के लिए सामने आए। इस बार उनका शिकार बने करुण नायर। वॉक्स की एक इनस्विंग होती गेंद जो काफी नीचे रही, करुण के पैड पर लगी और अंपायर ने बिना समय गवाए उंगली उठा दी। करुण नायर 71 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके शामिल थे। उनकी और राहुल की 86 रनों की साझेदारी टीम के लिए बेहद मूल्यवान रही। इस साझेदारी ने टीम को स्थिरता दी, दबाव से बाहर निकाला और स्कोर को 126 तक पहुंचा दिया। तीसरा विकेट गिरते ही इंग्लिश टीम में थोड़ी ऊर्जा लौटी और वो फिर से अटैकिंग लाइन लेंथ पर आ गए। लेकिन इंडिया ए की बल्लेबाजी यही नहीं रुकी। इसके बाद मैदान पर आए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, जिनसे सभी को काफी उम्मीदें थीं। ध्रुव ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। वो रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तेज और पॉजिटिव बल्लेबाजी की शुरुआत की। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग से कुछ बढ़िया स्ट्रोक्स खेले और रन रेट को गति दी। ध्रुव जुरैल का स्ट्राइक रेट इस दौरान लगभग 80 के आसपास रहा, जो टेस्ट फॉर्मेट में एक बेहतरीन संतुलन का उदाहरण था। उन्होंने स्पिनर जैक लीच को काफी अच्छे से खेला और तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी बैकफुट पर जाकर कुछ शानदार कट और पुल शॉट्स लगाए। केएल राहुल और ध्रुव जुरैल के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ी। दोनों ने मिलकर न केवल रन बनाए बल्कि इंग्लैंड ए के गेंदबाजों पर फिर से दबाव बनाया। राहुल जहां शांत और सधी हुई पारी खेल रहे थे, वहीं जुरैल ने मौके के मुताबिक अपने स्ट्रोक से गेंदबाजों को चौंकाया। जल्द ही दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और ये साझेदारी सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि मैच की दिशा बदलने वाली थी। मैदान पर जो तालमेल देखने को मिला, वह दर्शाता था कि राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी के साथ जुरैल जैसे युवा बल्लेबाज ने भी गजब की परिपक्वता दिखाई। इसी बीच मैच का एक और अहम मोड़ आया, जब इंडिया ए ने 49वें ओवर में 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। दर्शकों ने तालियां बजाकर इस मील के पत्थर का स्वागत किया। ये उन सभी प्रयासों का फल था जो बल्लेबाजों ने सुबह से लेकर अब तक मैदान पर दिखाए थे। दूसरे सत्र के आखिरी कुछ ओवरों में इंग्लैंड ए के गेंदबाज फिर से वापसी की कोशिश में लगे थे, लेकिन राहुल और जुरैल दोनों ने संयम और क्लास का परिचय देते हुए उनके हर प्रयास को नाकाम किया। और जब आखिरकार टी ब्रेक की घोषणा हुई तो इंडिया ए की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही थी। स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 213 रन पर 3 विकेट। केएल राहुल 93 रन पर नाबाद थे, सिर्फ 7 रनों से अपने शानदार शतक से दूर, और उनके साथ ध्रुव जुरैल 37 रनों की तेज पारी खेलते हुए क्रीज पर मौजूद थे। दोनों के बीच अब तक 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और यह साझेदारी आने वाले सत्र में और खतरनाक हो सकती थी अगर इंग्लिश गेंदबाजों ने जल्द विकेट नहीं लिए। टी ब्रेक तक का यह दूसरा सत्र अगर कहा जाए तो भारत ए के लिए सबसे संतुलित रहा। टी ब्रेक के बाद जैसे ही तीसरे सत्र की शुरुआत हुई, मैदान पर वही 2 चेहरे डटे हुए थे, केएल राहुल और ध्रुव जुरैल। दोनों के बीच अब तक 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। ध्रुव जुरैल ने जैसे ही अगली पारी शुरू की, उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था। गेंद को अच्छी तरह से पढ़ते हुए उन्होंने शुरू से ही अटैक और डिफेंस का बेहतरीन संतुलन बनाया कि गेंदबाज भी जानते थे कि ये सत्र निर्णायक हो सकता है। अगर ये जोड़ी जल्दी टूटती है तो इंग्लैंड मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन अगर राहुल और जुरैल टिकते हैं तो भारत ए एक बड़ी बढ़त बना सकता है। जैसे ही ध्रुव जुरैल ने 66 गेंदों में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, मैदान तालियों से गूंज उठा। ये उनका इस सीरीज में लगातार तीसरा अर्धशतक था, एक संकेत कि यह युवा खिलाड़ी सिर्फ भविष्य का सितारा नहीं बल्कि वर्तमान में भी भारत ए के लिए बड़ा स्तंभ बन चुका है। उनकी बल्लेबाजी में न केवल तकनीक थी बल्कि साहस और समझदारी का अनोखा मेल भी था। कभी बैकफुट पर जाकर कट शॉट, कभी फ्रंट फुट पर ड्राइव, ध्रुव हर एंगल से गेंदबाजों को जवाब दे रहे थे। दूसरी ओर केएल राहुल एकदम क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर आया वो पल जिसका हर भारतीय फैन इंतजार कर रहा था। 151 गेंदों का संयम, बेमिसाल शॉट्स और विकेट पर टिके रहने की कला। केएल राहुल ने शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया। ये उनके फर्स्ट क्लास करियर का 19वां शतक था और शायद सबसे संतुलित और जिम्मेदार पारियों में से एक। इस शतक के पीछे केएल राहुल की मानसिक दृढ़ता, फिटनेस और वर्षों का अनुभव झलकता है।
उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। गेंदबाजों को पढ़ना, अपनी पारी को स्थिति के अनुसार ढालना, राहुल की इस पारी ने इंडिया ए को एक ठोस नींव दी। जैसे जैसे राहुल और जुरेल की साझेदारी 100 रन के पार पहुंची, लगने लगा था कि शायद इंग्लैंड ए के लिए इस दिन कोई राहत नहीं होगी। लेकिन तभी एक बदलाव आया। गेंदबाजी में जॉर्ज हिल को दोबारा लाया गया और उनका यह कदम सफल रहा। एक सीधी तेज आती गेंद ने ध्रुव जुरेल की गिल्लियां बिखेर दी। ध्रुव 97 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 शानदार चौके शामिल थे। राहुल के साथ उन्होंने 121 रनों की मजबूत साझेदारी निभाई। 247 के स्कोर पर इंडिया ए को चौथा झटका लगा, लेकिन यह साझेदारी पहले दिन के सबसे मजबूत स्तंभों में एक थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी, जो घरेलू क्रिकेट में अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं। वो मैदान पर राहुल का साथ देने पहुंचे, लेकिन शायद नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। राहुल, जो अब तक पूरी पारी पर हावी थे, 168 गेंदों में 116 रन बनाकर आउट हो गए। इस शानदार पारी में उन्होंने 15 चौके और एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा। जॉर्ज हिल एक बार फिर कामयाब रहे और उन्होंने राहुल को भी चलता कर दिया। एक इन-स्विंगर जो राहुल के डिफेंस को चीरती हुई स्टंप से टकरा गई। राहुल का विकेट गिरते ही इंग्लैंड ए के खेमे में थोड़ी राहत की सांस ली गई। अब स्कोर था 252 पर 5 विकेट। टीम की स्थिति मजबूत थी, लेकिन अब उसे नए सिरे से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। अब क्रीज पर थे नीतीश रेड्डी और उनके साथ आए अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर। दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ बेहतरीन शॉट्स भी लगाए। शार्दुल ने अपनी 34 गेंदों की पारी में 3 चौके लगाते हुए 19 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी लंबी नहीं चल सकी। 250 के स्कोर पर स्पिनर फरहान अहमद की एक घूमती हुई गेंद ने शार्दुल को फंसा लिया। गेंद सीधे पैड से टकराई और अंपायर ने उन्हें LBW आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए तनुष कोटियन। उन्होंने संभल कर खेलना शुरू किया। वहीं नीतीश रेड्डी ने रन बनाना जारी रखा। दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल्स के सहारे स्ट्राइक रोटेट किया और बीच बीच में कुछ सुंदर चौके भी निकाले। धीरे धीरे इंडिया ए का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया। ये एक अहम मनोवैज्ञानिक आंकड़ा था, खासकर तब जब इंग्लैंड ए ने सुबह पहले गेंदबाजी चुनी थी। लेकिन जैसे ही टीम की उम्मीदें फिर से बढ़ने लगीं, एक बार फिर झटका लग गया। 314 के स्कोर पर टॉम हैंस की एक गेंद नीतीश रेड्डी की गिल्लियां उड़ा गईं। नीतीश ने 57 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। वो एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए अंशुल कंबोज, लेकिन तब तक शाम की रोशनी धीमी होने लगी थी और अंपायरों ने पहले दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया। पहले दिन के अंत के बाद इंडिया ए का स्कोर था 7 विकेट पर 319 रन। इस स्कोर के पीछे थी केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी, ध्रुव जुरैल की धैर्यशील 50, करुण नायर का ठोस योगदान और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियां। दूसरी ओर इंग्लैंड ए के लिए जॉर्ज हिल और क्रिस वॉक्स जैसे गेंदबाजों ने वापसी कराने की पूरी कोशिश की। पहले दिन की समाप्ति के साथ इंडिया ए के ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास जरूर होगा, लेकिन उन्हें पता है कि अभी काम अधूरा है। कल का दिन अहम होगा। क्या वो 400 के पार जाएंगे या इंग्लैंड ए गेंदबाज सुबह जल्दी विकेट लेकर वापसी करेगा? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।